Good morning students. In last lecture we have discussed about some basic steps which include in the digestion process of human being. Okay. So today we will discuss very deeply all the organs which involve in the digestion process. Okay. So see this video carefully and I will also explain that the topic which contained in your book, which are similar, but all the content which is available in your book I will tag in the lecture. Firstly, whenever we will eat some food, it goes inside the mouth. This process is called ingestion. क्या कहते हैं जब हम कोई फूड अंदर लेते हैं तो जब ये माउथ के अंदर जाएगा तो इसे हम कहते हैं इंजेशन. ठीक है. इंजेशन प्रोसेस में फूड लेते हैं. फूड कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इसको हम कहेंगे ईसोफेगस. ठीक है. और इससे पहले ये जो गैप है जहाँ पर फूड रहता है ना, यानी हमारे माउथ के अंदर वाली जो स्पेस है उसे हम कहते हैं ब्यूकल कैविटी. ठीक है. ब्यूकल कैविटी जिसे आप नॉर्मली बकल कैविटी के नाम से भी सुनते हो, बट एक्चुअली फॉरेन ट्रेड में से ब्यूकल कैविटी. Now food goes inside the esophagus. Esophagus, that is also called a food pipe. And when it comes in the stomach secretes some digestive juice to digest this food component and simple break down this food component in the simple organism. Now it comes in a small intestine. Then after it comes in a large intestine, then through a rectum it goes outside from the anus. Now learn the name that is called buccal cavity. है ना, ये जो mouth portion है ये buccal cavity कहलाता है. Now it comes in the food pipe. It's called esophagus. Don't call it oesophagus. Okay, it's esophagus. Stomach, then large intestine, small intestine, rectum and anus. These all the organ contain a digestive system. Pancreas, liver or saliva. Mouth and the buccal cavity. We will start from mouth and buccal cavity. हमारी इंजेशन प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है. जब हम फूड को ही गेन करते हैं तो सबसे पहले उसे माउथ में लेते हैं. ठीक है. तो अब हम प्रॉपर माउथ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, यानी कि बकल कैविटी. ठीक है. ब्यूकल कैविटी के हेल्प से हम पूरा वन बाय वन सारे कंपोनेंट को देखेंगे. जब आप फूड अंदर लेते हो, ठीक है, तो फूड आपने किसकी हेल्प से लिया, अब क्या कर रहे हो फूड लेने के बाद, इसे च्यू कर रहे हो, चबा रहे हो. ठीक है. तो चबाना यानी कि इसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना. नाउ सी, देखो आप इस तरह से टंग की हेल्प से फूड को चबाते हो. ठीक है. टीथ के बीच में ले जाते हो और इस तरीके से उसके पार्ट करते हो. ओके. इस तरीके से फूड के छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं. देखा आपने. नाउ एक्शन ऑफ सलाइवा. अब जब भी आप फूड को च्यू करते हो, ठीक है, तो उस समय आपके फूड के साथ क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा, जो आपके पूरे माउथ में ऑलरेडी अवेलेबल होता है. सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. ठीक है. नाउ सी इन योर बुक कंटेन अ फर्स्ट टॉपिक ब्यूकल कैविटी. ब्यूकल कैविटी क्या होती है, जो माउथ के अंदर जो स्पेस अवेलेबल होती है उसे हम ब्यूकल कैविटी कहते हैं. ब्यूकल कैविटी में क्या होता है, कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड. टीथ और टंग तो आपको समझ में आता है. ठीक है. किस लिए होते हैं टीथ, फूड को च्यू करने के लिए, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करने के लिए. यानी कि जो भी फूड हम लेते हैं, हम सॉलिड फूड खाते हैं ना, लिक्विड तो डायरेक्टली रीड कर लेते हैं, बट सॉलिड फूड होता है उसे हमें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है ताकि वो इजीली हमारे इसोफेगस से स्टमक में चला जाए. तो सबसे पहले जो आपका फूड है उसको ब्रेक करने के लिए क्या हेल्प में आता है, टिथ. टिथ के बाद नेक्स्ट स्टेप किसका होता है, टंग का होता है. और टंग के बाद
ये होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड बार बार आपके माउथ में सिक्रेट करती है सलाइवा। सलाइवा मतलब थूक, ठीक है। लिक्विड एक जो हमारी कंटिन्यूसली माउथ में सिक्रेट होता रहता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टार्टिंग होती है टीथ से। तो टीथ क्या होते हैं? टीथ आपके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में, देन चीविंग करने में हेल्प करते हैं और फिर उसे ग्राइंड कर लेते हैं। यानी सारा फूड क्या हो जाता है, आपने जो भी अलग अलग फूड आइटम खाई है, अगर आप उसे चीव कर रहे हो तो वो सारे मिक्सअप हो जाएगा, है ना। एक चटनी टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। फूड को चीव करना कौन सी प्रोसेस कहलाती है? मैस्टिकेशन। आप लोग इसे याद रखिएगा, फूड चीविंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन, ठीक है। और ये एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। यहाँ सिंपल आप क्या कर रहे हो, आप फूड के टीथ के थ्रू प्रेशर देकर फूड को छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो ये कौन सी स्टेप हुई? मैकेनिकल डाइजेशन। नाउ ईच बोथ इज प्रेजेंट इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स और द वाइट सब्सटेंस विच कवर द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। अब आप इसे समझिए कि जो इनेमल टीथ होते हैं ना हमारे, ऊपर वाले जॉ में भी और नीचे वाले जॉ में भी सेपरेट है दोनों एक दूसरे से। अब जैसे फूड बीच में आएगा तो दोनों जॉ में से ऊपर वाला जॉ तो फिक्स है, केवल नीचे वाला जॉ मूव करता है और फूड को चीव कर लेता है। फूड जो टीथ होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, जो दांतों को सड़ने से बचाती है, क्योंकि जब हम फूड खाते हैं ना तो फूड पार्टिकल दांतों में फंस जाते हैं और ऐसा करने से उसके अंदर जब बैक्टीरिया लगेंगे या सड़न होती है तो वो हमारे दांतों को खराब कर देती है। तो इसलिए उसके अंदर जो टीथ होते हैं उनके ऊपर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं इनेमल, ठीक है। वो इनेमल आपके टीथ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब फर्दर टीथ के भी हम टाइप यहाँ पर देखेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इंसीजर मतलब कटिंग टीथ होते हैं। कटिंग टीथ मतलब जो साइड के ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी, ये कॉर्नर, ठीक है। जैसे कि एक एप्पल है, आप एप्पल लीजिए और एप्पल को बाइट कीजिए तो आपके जो सबसे आगे वाले जो फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट फोर, ठीक है, और नीचे वाले फ्रंट फोर, ये चारों जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं इंसीजर। यानी कि ऊपर वाले जॉ में सबसे सामने वाले 4 टीथ और नीचे वाले जॉ में सबसे सामने वाले 4, ठीक है, दोनों कहलाते हैं इंसीजर्स। यानी कि ईच जॉ में 4 होते हैं और सबसे फ्रंट में होते हैं, ताकि हम कोई भी चीज़ को बाइट करते हैं, कट करना होता है ना। जैसे आपको मैंने कोई फ्रूट दिया, एप्पल दिया, कुछ भी दिया, तो आप सबसे पहले उसको कटिंग कैसे करोगे? तो आप इसी तरह से उसको बाइटिंग भी बोल सकते हो, या कटिंग वर्ड लिखा है तो कटिंग टीथ कहते हैं। अब सपोज कर लो कोई चीज़ बहुत हार्ड है, तो आप उसे जब खाने जाओगे तो क्या आप फ्रंटेड टीथ का यूज़ करोगे? नहीं। जनरली आपने देखा होगा बहुत हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, सपोज कर लो आप शुगर कैन खा रहे हो, तो शुगर कैन को आप सामने से कभी ब्रेक नहीं करोगे। आप क्या करते हो? शुगर कैन के लिए साइड वाले टीथ का यूज़ करते हो। तो ये जो पॉइंटेड टीथ होते हैं ना, साइड वाले 1 2 3 4, मतलब ऊपर वाले जॉ में 2 और नीचे वाले जॉ में 2, फ्रंट 4 के बाद जो पॉइंटेड टीथ होते हैं वो कहलाते हैं कैनाइन्स, ठीक है। तो कैनाइन्स टोटल कितने होते हैं हमारे माउथ में? 4। ऊपर वाले जॉ में 2, नीचे वाले जॉ में 2 होते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि बहुत हार्ड फूड होता है जिसे हम नॉर्मली कट नहीं कर सकते, तो हम उस हार्ड फूड को खाने के लिए इस पॉइंटेड टीथ का यूज़ करते हैं। इसे हम कहते हैं टीयरिंग, ठीक है। टीयर इन टीथ मतलब जब हमें टीयरिंग प्रोसेस करना होता है तो हम इस टीयरिंग टीथ मतलब कि कैनाइन्स का यूज़ करते हैं। प्रीमोलर्स मतलब कैनाइन के बाद वाली छोटी छोटी डाढ़, ठीक है, यहाँ पर हम हिंदी में इसे डाढ़ कहते हैं। तो जो हमारे पॉइंटेड टीथ है उसके बाद वाले जो छोटी छोटी होती है, 2 साइड होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जॉ में भी 4 होती है, 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी 2 और 2 4 हो गई, और नीचे वाले जॉ में भी 2 और 2 टोटल 4, यानी टोटल 8 होते हैं पूरे माउथ में। तो ये प्रीमोलर्स क्या करते हैं? जो टीथ आपने कट किया है या टीयर किया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। और प्रीमोलर्स के बाद सबसे लास्ट में जो चौड़े वाले टीथ होते हैं उसे हम कहते हैं मोलर्स, ठीक है। तो मोलर्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल 6 होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 इस साइड और 3 इस साइड, देन 3 इस तरफ और 3 इस साइड, यानी कि एक जॉ में ऊपर वाले में 6 होते हैं, 3 दोनों साइड, ठीक है। इसका काम क्या है? जब आपने फूड को टीयर किया है, कट किया, तो प्री मोलर्स ने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया और फर्दर और उसे और बारीक करना है और पेस्ट जैसा बनाने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? मोलर्स का। तो ये 4 टाइप के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन,
प्री मोलर्स और मोलर्स, आप लोग इसकी काउंटिंग याद रखिएगा, ठीक है। कैनाइन के इंसिजर कितने होते हैं टोटल, 4 ऊपर और 4 नीचे, सबसे फ्रंट वाले, जिसे हम टोटल 8 काउंट करते हैं। फिर कैनाइन्स कितने होते हैं टोटल 4, 2 अपर जॉ में 2 लोअर जॉ में, ठीक है। प्री मोलर्स कितने होते हैं, तो 2 और 2 यानी कि नीचे 4 और ऊपर 4, टोटल 8 होता है। और प्री मोलर्स टोटल कितने होंगे, 3 and 3 6 और टोटल 12 होते हैं। नाउ देयर आर फर्दर डिवाइडेड इन द अकॉर्डिंग टू एज वाइज, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं उसका एज ग्रुप होता है 6 मंथ से लेकर 8 ईयर तक। किसी भी बच्चे में 6 महीने के बाद उसके अगर दांत आना शुरू हो जाते हैं तो वो 8 ईयर तक होता है, तब तक वो उसमें से वो दांतें गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो ग्रोथ भी कर जाते हैं पूरे माउथ में और उसके बाद धीरे धीरे निकल भी जाते हैं। और आफ्टर 8 ईयर, ठीक है, जो उसके टिथ आते हैं वो परमानेंट कहलाते हैं। जो 6 मंथ से 8 ईयर के बीच में जो टिथ आकर जाते हैं उसे हम कहते हैं टेम्परेरी, क्योंकि वो पूरे लाइफ टाइम तक नहीं रहते, इसलिए उसे टेम्परेरी या मिल्क टिथ भी कहते हैं, दूध के दांत, मिल्क टिथ। और जो 8 ईयर के बाद आते हैं जो लाइफ टाइम रहेंगे वो कहलाते हैं परमानेंट टिथ, ठीक है। तो जब आप मिल्क टीथ की बात करते हो तो टोटल 28 ही होते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ की बात करते हो तो वो होते हैं 32 इसलिए क्योंकि आपने एक विजडम टीथ का नाम सुना होगा, अकल डांट, जो कि कब आती है, जब आप थोड़े से यंग मतलब एडल्ट हो जाते हो उसके बाद आती है, आफ्टर 18, ठीक है। तो 18 के बाद आती है तो वो भी काउंटिंग में आएगी, यानी कि अब बर्थ के टाइम तो वो विजडम टीथ नहीं आता, यानी टोटल 28 ही होते हैं। और उसके बाद 4 आप विजडम टीथ को ऐड कर लीजिए तो टोटल जब ये बोल सकते हैं कि परमानेंट टीथ 32 होते हैं और टेम्परेरी 28 होते हैं। यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ द टिथ। देखो ये सबसे पहले 1 2 3 4 ये कहलाते हैं इंसिजर, ये पॉइंटेड टीथ होते हैं कैनाइन। फिर कैनाइन के बाद 2 जो टीथ है ब्रॉड वाले वो प्री मोलर्स है, और जो एक्स्ट्रा ब्रॉड है वो कहलाते हैं 3 मोलर्स। इसमें से सबसे लास्ट वाला कहलाता है विजडम टीथ, अकल डांट, ठीक है। नाउ टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, तो दांतों में जो सड़न हो जाती है ना, ये एक कॉमन पेजेस गिवन है यहाँ पर, टूथ डिके। तो ये आप लोग पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। यानी कि जब आप कोई फूड खाते हो ना तो वो फूड चिपक जाता है, फिर हम प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, क्योंकि पूरी नाइट तक जब उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे दांतों की जो प्रोटेक्शन लेयर है ना, इनेमल, उस इनेमल को हटा देते हैं, तो जिसके कारण टीथ की सड़न शुरू हो जाती है। इसको आप लोग पढ़िएगा, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है टंग। टंग का फंक्शन अभी आपने देखा, टंग क्या करती है। ये सलाइवा का फंक्शन है। सलाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इन द फूड टू शुगर, यानी कि जो भी फूड आप लेते हो, ठीक है, उसको शुगर, उसमें जो स्टार्च होता है उसको पहले से ही शुगर में कन्वर्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्च डायरेक्टली अंदर जाएगा स्टमक में तो उससे एनर्जी बनने में टाइम लगता है, और शुगर होगी उससे एनर्जी बहुत फास्ट बन जाती है, जिसको मैं ग्लूकोज भी कह सकती हूँ। तो इसलिए ये जब आप फूड च्यू करते हो ना तभी ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपका एक जो मेन फंक्शन था जो स्टमक में जाकर होना था वो पहले ही उसने कर दिया जब च्यूइंग हो रही है तब, ठीक है। और फूड को सॉफ्ट भी बनाता है, क्योंकि अगर सलाइवा फूड में मिक्स नहीं होगा तो वो चटनी या पेस्ट की तरह नहीं बन पाएगा। अब टंग का फंक्शन देखते हैं, है ना। टंग क्या करती है, फूड को प्रॉपर मिक्स करती है। बार बार अगर जब टीथ के बीच में फूड जाता है ना तो उसको प्रॉपरली मिक्स करके एक तरीके से एक स्पून की तरह काम कर रही है। फूड की मिक्स भी होता जा रहा है फूड इसके साथ, सलाइवा के साथ, और ब्रेक डाउन भी होता जा रहा है, और टंग उसको बार बार मिक्स करती जा रही है। तो टंग के फंक्शन तो समझ में आ चुकी है आपको, ये देखिए। और टंग इस फूड को स्लिप करते हुए ईसोफेगस पे भी जाने के लिए प्रेशर देती है। ईसोफेगस दैट मींस फूड पाइप। अब देखो ये टंग की हेल्प से फूड कहाँ चला गया, ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, ये मोमेंट आप देख सकते हो। यहाँ पर जब फूड आता है तब ये पोर्शन ये सेक्शन बहुत छोटा होता है, दिख रहा है आपको, स्पेस दिख रहा है। ये वाला पार्ट है ब्रॉड पार्ट है। जैसे जैसे फूड आगे जाता है, ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है, जैसे फूड यहाँ आया तो ये पार्ट कंप्रेस होता है। कंप्रेस होता है तो फूड को क्या होता है, आगे की तरफ प्रेशर लगता है, ठीक है। अब फूड जैसे यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर, तो ये वाला स्टेप जब फूड और थोड़ा सा आगे आ जाएगा तो ये वाला कंप्रेस हो जाएगा।
कंप्रेस होगा तो फूड को प्रेशर लगेगा और फूड ऑटोमेटिकली आगे जाता रहता है। यानी हम यहाँ कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जो फूड को धक्का लगा रहा है, सिर्फ ये जो मूवमेंट हो रहा है इसे हम कहते हैं पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट कहा जाता है? पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। इसकी हेल्प से ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपकी बुक में टंग का मेन फंक्शन दिया है। टंग का काम क्या है? टंग का काम होता है फूड को मिक्स करना और टेस्ट लगाना। टेस्ट बर्ड्स होती है ना हमारी टंग के अंदर, तो कौन कौन सी टेस्ट बर्ड्स होती है? जो सॉल्टी, सॉर, बीटर, स्वीट, यानी कि कोई चीज़ खट्टी है, खारी है, तीखी है, मीठी है, इस सारा टेस्ट वो पता कर सकती है हमारी टंग। ठीक है, टंग की ये टेस्ट बर्ड्स गिवन है। देखो जो सबसे बीटर यानी कड़वा टेस्ट होता है ना, वो हमारी टंग को आगे नहीं आता। कहाँ आता है? जब हम फूड को अंदर लेते हैं पीछे की तरफ आता है। जब सॉर मतलब कोई चीज़ खट्टी है उसकी टेस्ट बर्ड साइड में होती है। ठीक है, जनरली आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपने तो पूरा फूड ही डायरेक्ट अंदर माउथ में ले लिया, पर टंग के अंदर टेस्ट करने की बर्ड्स जो होती है वो अलग अलग जगह होती है। यहाँ पर सॉल्टी आगे की तरफ आप खट्टा देख सकते हो और सबसे आगे आप मीठे का टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे टॉप पर। और नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में आपने देख लिया कि सलाइवा सीक्रेट करने का काम है। हमने सलाइवरी ग्लैंड देखी थी ना, वो क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा। और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम क्या होता है? जो फूड को शुगर स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट कर देता है। नाउ अब आप ये देख सकते हो ईसोफेगस, आपकी बुक में भी डायग्राम गिवन है और यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट मसल और रिलैक्स्ड मसल। जो मूवमेंट मैंने आपको वहाँ पर दिखाया कि कॉन्ट्रैक्ट मसल मतलब पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड कहाँ पास होगा? आगे की तरफ, और यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा। फिर जैसे ही फूड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और जैसे ही यहाँ पर आने के कारण कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण इस फूड पर प्रेशर लगता है, फूड आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस होते होते फूड कंप्लीटली कहाँ पहुँचता है? स्टमक के अंदर। इसे फूड पाइप भी कहते हैं और ईसोफेगस भी कहते हैं। नाउ योर थर्ड पार्ट इज, ये मूवमेंट आप लोग याद रखिएगा, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट कहते हैं इसे। अब फूड कहाँ आ गया? स्टमक के अंदर। स्टमक का शेप आपको दिख रहा है कैसा होता है? जे शेप का होता है। कैसा होता है स्टमक का शेप? जे शेप होता है। स्टमक की जो वॉल होती है ना, ये थिक वॉल होती है, मोटी वॉल होती है और ये लेफ्ट साइड होता है और सबसे चौड़ा पार्ट होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल वर्ड यानी कि माउथ से लेकर एनस तक जितने भी ऑर्गन आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मतलब ये जितने भी मेंबर है ना माउथ से लेकर एनस तक हमने पढ़े, इन सबका एक कॉमन नेम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका सबसे ब्रॉड पार्ट होता है छोड़ा वाला हिस्सा, है ना, स्टमक। और स्टमक के अंदर से ये जो येलो येलो पार्ट निकल रहा है ना, ये वाला, ये कहलाता है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस क्यों निकलता है? क्योंकि ये जो फूड पार्टिकल अंदर है ना, वो इस जूस के थ्रू क्या हो जाएंगे? पहले तो सॉफ्ट बन जाएंगे। सॉफ्ट तो सलाइवा की हेल्प से बन चुके हैं, बट इतने सॉफ्ट नहीं हुए कि उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाए, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाए, प्रोटीन अलग हो जाए, फैट्स अलग हो जाए। तो जब वो ये गैस्ट्रिक जूस उसमें से जब फूड के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या होता है? वो धीरे धीरे उस फूड को छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर देगा। इतने छोटे कंपोनेंट के फूड के अंदर से सारे न्यूट्रिशन अलग हो जाए और वेस्ट मटेरियल अलग हो जाए। ठीक है, नाउ सी, ये देखो ये कहाँ से निकल रहा है गैस्ट्रिक जूस? इसकी वॉल से। कहाँ से निकल रहा है? इसकी वॉल से। और आपने देखा इसने फूड को क्या किया? और छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि इसके अंदर से जितने भी फैट न्यूट्रिएंट्स थे उन सबको अलग कर दिया। वो लिक्विड के फॉर्म में एक अलग हो जाते हैं जूस की तरह और बचे हुए पार्टिकल आगे की तरफ पास हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो स्टमक होता है ना, ये कभी भी 100% आपके फूड को डाइजेस्ट नहीं करता। मतलब जो 100% न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट अलग नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसकी गैस्ट्रिक जूस, ये जो येलो कलर का नजर आ रहा है, इसके अंदर कौन से पार्ट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, वो हमारे स्टमक की वॉल से सीक्रेट होता है। हमने इसे जूस बोला है ना, जूस का मतलब होता है इसके अंदर कोई 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होगी, तभी तो हमने इसे जूस बोला। तो इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा स्टिकी सा पदार्थ। क्यों होता है म्यूकस? ताकि फूड को तो सॉफ्ट बना दे, लेकिन ये जो एसिड सीक्रेट हो रहा है ना, ये स्टमक की वॉल पर ही छाले ना कर दे, इसीलिए, क्योंकि एसिड बहुत खतरनाक होता है। अब ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग है जो सीक्रेट हो रहा है, और ये अगर इस वॉल पर बार बार आएगा तो ये इससे क्या होगा? वॉल खुद डैमेज हो जाएगी। सुना है ना, पेट में छाले हो जाते हैं,
इसलिए हमें कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपको भूख लगेगी तो ये जो एसिड है ये सीक्रेट होता रहता है कंटिन्यूसली, और अगर फूड मिलेगा तो ये इसको डिकम्पोज करेगा, और अगर फूड नहीं मिला तो एसिड पेट में इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होगा तो स्टमक की जो वॉल होती है उसके ऊपर छाले बना देता है, और छाले बनाने से पेट में बहुत ज़्यादा पेन और जलन होती है ना। आपने देखा होगा जब भूख लगती है तो पेट के अंदर जलन होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका ये जो है ये एसिड जो है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्यों फंक्शन है, हमने क्यों एसिड सीक्रेट किया इसके अंदर, मतलब ऐसा क्या है नेचुरली जो एसिड सीक्रेट होता है। क्यों? क्योंकि आप जो फूड खाते हो, ठीक है, आप उसे बिल्कुल 100% प्योर तो फूड नहीं लेते हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ एटमोसफियर से आ गए, कोई हमारी हाथों से आ गए। अब ये बैक्टीरिया डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो उससे डिसीज होती है। तो होता क्या है, ये जो एसिड होता है ना ये ऐसे बैक्टीरिया को मार देता है। जब फूड अंदर गलता है ना इसके अंदर इसकी तरह सोपिंग होती है, तो वो जो एसिड होगा वो फूड के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है, और साथ में इस फूड को आइटम को भी गलाकर इसे जल्दी छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। और स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है अंदर वाली, ठीक है, ये एंजाइम से प्रोटेक्ट हो जाती है। और म्यूकस तो आपको पता ही है, म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस आपके एटमोस्फियर ये जो आसपास की जो थी ना स्टमक की वॉल इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन इसको जो फूड पार्टिकल है ना उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग करने का काम करता है। तो पेप्सिन से क्या बनता है, पेप्टॉन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेप्सिन एसिडिक मीडियम में सीक्रेट हुआ है, एसिड भी इसके साथ सीक्रेट हुआ है, और ये पेप्सिन इस फूड से मिलकर पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स जल्दी हो जाए बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पार्शली फूड और ब्रेक डाउन हो चुका है, यानी कि ये कैसा हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, ठीक है। आधा तो पेस्ट जैसा और आधा ढीला हो गया, मतलब आधे में से न्यूट्रिएंट्स निकल के एक जूस के फॉर्म में सीक्रेट हो गए, लिक्विड फॉर्म में, और आधे तो अभी भी सॉलिड पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड, ठीक है, जिसको चाइन्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें से तो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, इसके बाद कहाँ जाएगा फूड, देखो स्टमक से कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इस तरीके से अभी तो स्टमक के अंदर आया, अगेन ये प्रोसेस रिपीट करके दिखा रहे हैं। कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रोक्स कितनी मीटर लंबी होती है, 7 to 8 मीटर लंबी होती है। ये आपको दिखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन अगर इसे सीधा सीधा किया जाए तो 7 से 8 मीटर होती है। देखो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है तो हमने जो पैनक्रियास पढ़ा था ना, स्टमक, ये दिख रहा है आपको, स्टमक के पीछे की तरफ होता है। आपको समझाने के लिए स्टमक को पीछे कर दिया है, इसको आगे कर दिया, बट रियलिटी में कहाँ होता है, स्टमक के पीछे की तरफ। ये देखो जब ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, उससे पहले बीच में क्या लगा होता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो फूड से न्यूट्रिएंट्स को अलग करने के लिए हेल्प में आता है। इसके अंदर से कौन सा जूस सीक्रेट हो रहा है, पैनक्रिएटिक जूस। कौन सा जूस, पैनक्रिएटिक जूस। और इसकी जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन, ये लीवर कहलाता है। लीवर से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, बाइल जूस। पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस, लीवर से बाइल जूस। आप नोट भी कर सकते हैं। देखो ये पैनक्रिएटिक जूस क्या करेगा, ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। अब लीवर दिखाएंगे, ये तो पैनक्रियास था, ठीक है, ये रहा लीवर। लीवर कहाँ होता है, इस तरफ, स्टमक के जस्ट इस साइड पे। पैनक्रियास कहाँ होता है, स्टमक के पीछे। लीवर इस तरफ होता है, यानी कि अगर ये हमारा स्टमक है तो हमारा लीवर यहाँ होता है, ठीक है, और पैनक्रियास इस स्टमक के पीछे होता है। तो ये आपको लीवर दिख रहा है, इस तरह की शेप का होता है। लीवर एक ग्लैंड होती है जो हमें बाइल जूस सीक्रेट करके देती है। इस तरीके से लीवर मैकेनिज्म होता है। देखो आपको नजर आया, ये पैनक्रियास जुड़ा हुआ है इस ट्यूब से, और उधर से लीवर जुड़ा है। ये पैनक्रियास का पिक्चर है, इसको पलट के दिखाया है आपको, ठीक है। ये स्टमक आगे था ना उधर, इसको टर्नर लेकर दिखाया कि इस तरह से पैनक्रियास होता है। पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है।
भी गिवन है, स्मॉल इंटेस्टाइन गिवन है, देन लीवर और पैनक्रियाज गिवन है। देखो लीवर और पैनक्रियाज से जूस लेने के बाद आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो कहाँ आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, इंस्टेंटियल जूस। कौन सा जूस, इंटेस्टियल जूस। ठीक है, ये तीनों ही जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस जो कि हमें पैनक्रियाज से मिला, लीवर से मिला, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, मतलब फूड से न्यूट्रिशन को देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टियल जूस होता है जो फूड को फाइनली जितने भी न्यूट्रिएंट्स बचे, जैसे कि फैट होता है उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फैट है, प्रोटीन है, ये सारा उसमें से अलग करने में हेल्प करता है। यानी कि जब फाइनली फूड 6 to 7 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से पास होता है, तब तक उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटेस्टियल जूस का। और फंक्शन आपको बुक में गिवन है कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में चेंज करने का काम करता है। फैट जो होता है, जो जनरली बहुत टाइम लगाता है डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है, तो उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। और द प्रोटीन है, मतलब जो डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन अलग निकला है, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। ये आपको लर्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या करती है, जब हमने देखा कि स्टमक से पैनक्रियाज और लीवर के अंदर से जो जूस था वो मिक्स होते होते जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आया, तो उस फूड में आने से उसमें से ग्लूकोज अलग हो चुका है, उसमें से प्रोटीन अलग हो चुका है, उसमें से फैट अलग हो चुका है। लेकिन जब वही फूड और वही न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर घूमते हैं, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, इंटेस्टियल जूस सीक्रेट होता है। और वो इंटेस्टियल जूस जो होता है वो इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देता है, 3 पार्ट्स में, सॉरी। यानी कि ग्लूकोज को जो होता है, सॉरी, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में चेंज कर लेता है, फैट को किस में चेंज करता है, फैटी एसिड में चेंज करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये चीज़ें, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी सेल तक जाएंगे, हमारी बॉडी की सेल को, ताकि सेल एज अ फूड इसे गेन करे और जिंदा रह सके, ताकि हमारी पूरी बॉडी जिंदा रहे। तो ये न्यूट्रिएंट जब जाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली नहीं जाता, किस फॉर्म में जाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट फैटी एसिड्स के फॉर्म में, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के फॉर्म में। इस तरीके से ये कन्वर्ट होकर जाते हैं, डायरेक्टली नहीं जाते। तो इनको कन्वर्ट करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से फूड आगे की तरफ मूव करता है। ये फूड पार्टिकल है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो चुके हैं और लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स अलग हो चुके हैं। द फूड कंज्यूम्ड इज डाइजेस्टेड एंड इज नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। अब आपने देखा होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अभी जो मैंने कहा कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो गया, फैट फैटी एसिड में हो गया, प्रोटीन अमीनो एसिड में हो गया, तो ये जो ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, इसे सेल तक पहुंचाना है। तो सेल तक कौन पहुंचाता है, हमारे इंटेस्टाइन के आसपास जो ब्लड वेसल होती है वो इंटेस्टाइन से इस न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है और वेस्ट प्रोडक्ट को आगे की तरफ पास कर देती है। नाउ सी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से फिंगर जैसी विली प्रोजेक्शंस होता है अंदर की तरफ। इंटेस्टाइन ट्यूब है ना, उसके अंदर उसकी वॉल में इस तरह से उठी हुई विलीज होती है, इसे हम क्या कहते हैं, विलीज। अब ये विली क्या कर रही है, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स है ना जो उसके अंदर से पास हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में से, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब इस विली जैसे इसको एब्जॉर्ब करेगी ना, तो विली के अंदर ब्लड वेसल है। देखो ये विलीज है, विलीज को अंदर से देखेंगे तो कैसी लगेगी, इस तरीके से। अभी जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये विलीज एब्जॉर्ब कर लेती है और विलीज एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर। ये हम कहाँ आ गए, ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की सेल मूव कर रही है, उसके साथ साथ हमारा न्यूट्रिएंट जो फूड से हमने जो खाया था वो भी मूव कर रहा है इस तरीके से। ये इंटेस्टाइल की वॉल पर होते हैं, ऊपर ये जो इंटेस्टाइल है उसके अंदर ऐसी विली होती है। विली में जैसे ही न्यूट्रिएंट्स आए, विली ने एब्जॉर्ब कर लिए और अंदर आते आते कहाँ भेज दिया, ब्लड वेसल के अंदर। ये ब्लड वेसल दिख रही है, इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी पास हो रहे हैं। ये देखिए,
देन ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुंच जाते हैं, सारी सेल तक। ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, सॉरी, हमने देखा था ना एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड, तो ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट्स को, और एब्जॉर्ब करने के बाद द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो काम का फूड था वो तो उसने ले लिया और एसिमिलेशन प्रोसेस कर दी, यानी कि सारी सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे न्यूट्रिएंट्स को। अब जो फूड था अनडाइजेस्टेड, वो क्या हुआ, वो पूरी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करते हुए लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया और उसमें कलेक्ट होता गया। देखो इस तरीके से ये फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड था जिसमें तो सारे न्यूट्रिएंट्स निकल चुके, अब ये कोई काम का नहीं है। जैसे कि आप लोग फास्ट फूड खाते हो ना, बोलते हैं ना उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो ऐसे फूड जो रहते हैं जिससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो न्यूट्रिशन तो उससे बहुत थोड़ा सा मिला, आपको एनर्जी जो मिली थी वो तो उधर से मिली, जो न्यूट्रिएंट्स सेल तक गए, बचा हुआ सारा वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन से कलेक्ट होता होता रेक्टम तक पहुंच जाएगा। और ये रेक्टम तक पहुंचकर आपकी बुक की सबसे लास्ट है, ये बॉडी से एनएस के थ्रू आउट हो जाएगा, ठीक है। रेक्टम में आया और रेक्टम के बाद एनएस के थ्रू आउट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस थी इजेशन प्रोसेस, ठीक है। नाउ अब न्यूट्रिशन प्रोसेस हम उसमें अमीबा में पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, ये आपकी पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थी जो बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा में पढ़ेंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है, जो सिंगल सेल वाले होते हैं, ये तो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए था। ओके, थैंक यू।